नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी से बचाव कैसे करना होगा इसके प्रति सजग होंगे और जागरूक होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी में पिछले 28 वर्षों के दौरान जो नेशनल मोमेंट से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसी प्रश्न पत्र से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्या विस्तार से की जाएगी और जब व्याख्या की जाएगी तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि व्याख्या ऐसे तरीके से किया जाए कि आपके 4 से 5 प्रश्न और सॉल्व हो सकें जब आप परीक्षा देने जाएं। इस समय बिहार के और देश के विभिन्न क्षेत्र बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में लोगों को समय रहते सुरक्षित जगह की तलाश कर लेनी चाहिए और अपने दस्तावेजों को किसी सुरक्षित जगह पर रखवा देना चाहिए और हल पर सजग और सतर्क रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1927 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1929 ईस्वी में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1927 ईस्वी में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के जो विभिन्न रियासत थे उससे आए हुए 700 से अधिक पॉलिटिकल एक्टिविस्टों ने भाग लिया था। इसके आयोजन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वे लोग थे बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जीआर अभयंकर ने ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है क्लीमेंट इटली, ऑप्शन बी है एंथोनी इंडेन, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी है हेराल्ड विल्सन। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका समय पीरियड क्या था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का समय पीरियड 1939 से लेकर 1945 था। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जिनका कार्यकाल 1940 से 1945 हुआ। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, जो भारत का वायसराय रहा। और जब द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्ति हो रही थी तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के जब शुरुआत हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप बोलेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। अगर बात की जाए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेवेल। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगर प्रश्न आ जाए कि विंस्टन चर्चिल किस पार्टी से संबंधित थे, तो विंस्टन चर्चिल जो है वो ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। तो यहां प्रश्न था द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन एक क्रैशिंग बैंक था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। रंगून पर जब जापानी सेनाओं ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अधिकार कर लिया तो इसके बाद अमेरिका ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया
ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय किया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई भारत से संबंधित, भारत के आजादी से संबंधित स्थायी समाधान निकाला जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। वह मार्च 1942 में रहे, आए यहां पे, और अप्रैल 1942 में गए। भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने जो उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य को वो पाना चाहते थे भारत में, उसकी घोषणा की। इस उद्देश्य को क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना गया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को देखने के बाद इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है यह हुआ कि ऐसा चेक जिसपे जो तिथि अंकित है, जिसकी जो वैलिडिटी है वह समाप्त हो चुकी है, मतलब कि अब भज नहीं पाएगा बैंक में, उसको आप भजा नहीं पाइएगा बैंक में। तो पोस्ट डेटेड चेक अगर केवल आता कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी, तो इसका सही उत्तर होता महात्मा गांधी। लेकिन जब बात आ रही है कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, इसकी उपाधि किसने दी, तो जवाहरलाल नेहरू वे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक तो है ही, साथ ही एक ऐसे बैंक का चेक है जो क्रैश होने वाला है, खत्म होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। तो पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक की संज्ञा क्रिप्स प्रस्ताव को किसने दी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए है मोहम्मद जिना, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है रहमत अली, ऑप्शन डी है खफी खान, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में एक पर्चे में लिखा जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है नाउ और नेवर। उन्होंने एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की, जिसे उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना उन्होंने निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से किया था। पी का मतलब यहां था पंजाब, ए का मतलब था अफगानिस्तान, जिसमें मुख्य रूप से शामिल था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के का मतलब था कश्मीर, और एस का मतलब था सिंध, और तान का मतलब था बलूचिस्तान। तो नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहमत अली, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे। और प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका भी सही उत्तर होगा रहमत अली चौधरी ने सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की मांग का इतिहास क्या है, पाकिस्तान की जो डिमांड की गई एक अलग राष्ट्र के रूप में, उसका इतिहास क्या है, तो इलाहाबाद में 1930 में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, मोहम्मद इकबाल, उन्होंने द्विराष्ट्र का प्रस्ताव रखा था, यानी कि भारत और पाकिस्तान। और जो 1930 का इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, उसकी अध्यक्षता भी जो है मोहम्मद इकबाल ने ही की थी। 1934 में रहमत अली चौधरी ने सर्वप्रथम अपनी पत्रिका नाउ एंड नेवर में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की लाहौर में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस बैठक में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में जो है मुस्लिम लीग, कांग्रेस नहीं, पाकिस्तान की मांग खुलकर की। जो पाकिस्तान की मांग का प्रारूप था उसको तैयार सिकंदर हयात ने किया था, जबकि इस प्रस्ताव को पेश करने का अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फजरुल हक।
तो नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? रहमत अली चौधरी ने, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे। अगर प्रश्न उठा कि लाहौर प्रस्ताव क्या था, तो आप कहेंगे 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की लाहौर बैठक हुई थी। इसी में जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग के द्वारा। इसमें जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे लाहौर प्रस्ताव किया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पाकिस्तान की मांग से संबंधित जो लाहौर प्रस्ताव था उसको किसने तैयार किया था, तो आप कहेंगे सिकंदर हयात ने तैयार किया था। और किस व्यक्ति ने पेश किया था, तो उसका उत्तर होगा फजरुल हक ने पेश किया था। लेकिन यहां प्रश्न था नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा, तो रहमत अली चौधरी। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है आगा खान ने, ऑप्शन बी है नवाब सलीमुल्लाह ने, ऑप्शन सी है लियाकत अली खान ने, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिना ने। तो पाकिस्तान के अलग राज्य के रूप में मांग जो हुई थी, अभी हम पढ़ चुके हैं कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिना ने की थी, इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। पाकिस्तान की मांग का इतिहास तो इलाहाबाद के अधिवेशन 1930 से ही शुरू हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की थी। इसी में उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। और किसने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ एंड नेवर जो पैम्पलेट था उसमें जो है रहमत अली चौधरी ने सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। रहमत अली चौधरी कौन थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। और 1933 में उन्होंने जब एक पर्चा लिखा तो उसी का शीर्षक उन्होंने नाउ एंड नेवर दिया था। तो यहां प्रश्न था पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है लाहौर अधिवेशन 1940 से पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष? ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1946 ईस्वी में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राज्य के रूप में जब तक कि स्वीकार न किया जाए। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1940 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिना ने की थी। और प्रश्न आए कि पाकिस्तान प्रस्ताव को तैयार किसने किया था, तो सिकंदर हयात का नाम याद रखना आप लोग। और किसने पेश किया था, तो फजरुल हक नामक व्यक्ति ने इसको पेश किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, वैयक्तिक सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है शौकत अली। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी। प्रश्न ये भी पूछा जाता रहा है कि किस स्थान से जो है विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के पवनार से की थी। अगर सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम पूछा जाए आपसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम पूछा जाए तो ब्रह्मा दत्त। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, उसका क्या उद्देश्य था? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था, दिस सत्याग्रह वाज नॉट ओनली टू सीक इंडिपेंडेंस बट आल्सो टू अफर्म द राइट ऑफ स्पीच। इस सत्याग्रह के माध्यम से भारत के लोगों को जो है आजादी पाने के लिए प्रोत्साहित तो करना ही था, साथ ही साथ जो भारतीय लोगों पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको भी पुनः प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में पास हुआ था के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया था। प्रश्न यहाँ जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को किसने आरंभ किया, इसका सही उत्तर विनोबा भावे होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो इसका भी सही उत्तर होगा विनोबा भावे। सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन होगा, पीटी नेहरू। और थर्ड व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त होंगे। दिसंबर 1940 में गांधी जी ने इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया था, यानी कि कुछ दिनों के लिए रोक दिया था, और जनवरी 1941 में इसकी शुरुआत उन्होंने फिर से की। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को किसने आरंभ किया, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब प्रश्न उठता है कि सर्वोदय का मतलब क्या होता है? तो सर्वोदय जो है वह संस्कृत के दो शब्दों सर्व तथा उदय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका उत्थान। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 ईस्वी में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट के अनुवाद में उन्होंने शीर्षक के रूप में जो है सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य था सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। तो प्रश्न था सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। सर्वप्रथम उन्होंने कब किया था? वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लास्ट के अनुवाद में करते समय उसका शीर्षक देने के रूप में जो है इन्होंने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रेशिंग बैंक था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। यह प्रश्न इस एपिसोड में रिपीट हो गया है, तो इसमें कोई बात नहीं है, आप इसको याद रखिएगा कि उत्तर दिनांकित चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक जो है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक की संज्ञा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगर बात आती कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्रिप्स जो मिशन आया था वो कब आया था, तो इसका सही उत्तर होगा मार्च 1942। क्रिप्स मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो एक सदस्य थे स्टैंडर्ड फॉर क्रिप्स, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है डॉक्टर एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन की जो जुलाई 1942 में जो वर्धा में बैठक हुई थी, उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर बात करें कि वर्धा में कब बैठक हुई थी, तो जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जेएल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य जो नेता थे, महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव इसी बैठक में पास हुई थी, और इस समिति की अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए है चैम्बरलेन, ऑप्शन बी है चर्चिल, ऑप्शन सी है क्लेमेंट इटली, और ऑप्शन डी है मैकडोनाल्ड।
एक प्रश्न हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो समय है वो 1939 से लेकर 1945 है, और जो भारत छोड़ो आंदोलन का समय है वह अगस्त 1942 है। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो प्रधानमंत्री रहा होगा, खासकर 1942-43 में, वही जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहा होगा। तो विंस्टन चर्चिल जो है वह जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किस पार्टी से संबंधित थे उस समय? कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बी, चर्चिल। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ, यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। ऑप्शन ए है यरवदा मंदिर में, ऑप्शन बी है नैनी जेल में, ऑप्शन सी है अहमदनगर के किले में, और ऑप्शन डी है आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को सर आगा खां पैलेस पूना में जो है कैद किया गया था। यही नहीं, सरोजनी नायडू को भी जो है आगा खान पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 था, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहां रखा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आगा खां पैलेस में। अगर बात की जाए कि जयप्रकाश नारायण जो बिहार से संबंधित नेता है उनको कहां रखा गया था, तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया था। अगर बात की जाए राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था, और अहमदनगर जेल में जो है पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है रखा गया था। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध अहमदनगर का किला जो जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया था वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ प्रश्न था, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में संयुक्त रूप से सबसे अधिक व्यापक रहे? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन 2 है बंगाल, ऑप्शन 3 है गुजरात, और ऑप्शन 4 है संयुक्त प्रांत। आपको जो है उत्तर जो है कूट के माध्यम से देना है। ऑप्शन ए है 1 एवं 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 2 और 3 दोनों, और ऑप्शन डी है 1 और 4। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसका सबसे जो व्यापक रूप से जहां दंगे हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वह हुआ था बिहार में और संयुक्त प्रांत में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। ऑप्शन ए है कैंप जेल, ऑप्शन बी है हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी है भागलपुर जेल, और ऑप्शन डी है बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए आजादी के बाद। ये जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे तो इन्हें गिरफ्तार करके जो है बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा डी, बांकीपुर जेल। अगर बात की जाए हजारीबाग जेल में किसे रखा गया, तो हजारीबाग जेल में जो है जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। ये जेल से भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बहुत से प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, पटाभी सितार मैया, डॉक्टर सैयद अहमद, आचार्य कृपलानी को कहां रखा गया था? अहमदनगर किले में रखा गया था जो महाराष्ट्र में स्थित है। कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, 7 दिसंबर 1942 को
श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है भागलपुर। श्री योगेंद्र शुक्ल जो है वो जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा बक्सर जेल लाए गए। देख रहे हैं आप ऑप्शन में रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर तो दिया हुआ है, लेकिन कहीं बक्सर नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर कुछ भी नहीं है इसमें। रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर। अगर प्रश्न यहाँ पे आता कि योगेंद्र शुक्ल कहां से भागे थे, तो हजारीबाग जेल से वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भाग गए थे। किसके साथ भाग खड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण जी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कोई भी उत्तर सही नहीं है। बीपीएससी द्वारा ऐसे प्रश्न जो है हर साल दिए जाते रहे हैं, बीपीएससी की ये आदत है, आप जानते हैं। तो इसमें टारगेट विद नीतीश कुछ भी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे। ऑप्शन ए है रामलाल और देवीलाल, ऑप्शन बी है नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, ऑप्शन सी है रामनाथ और देवनाथ, ऑप्शन डी है शिव कुमार और रामानंद। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक से शुरू हुई थी। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत सभी जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार करके जो है भारत के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग जेल में इस दौरान बंद किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी, शिव कुमार और रामानंद। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है भागलपुर। जो महात्मा गांधी और उनकी सहयोगियों की जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान धरपकड़ हुई थी, उसके कारण बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा जहां ठप हुई थी वो जगह था पटना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पटना। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस ने इस दमन से क्रोधित होकर जनता ने कई स्थानों पर भारत के हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई थी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल में सबसे अधिक हिंसक घटनाएं हुई। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना सर्वाधिक प्रभावित था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन सी है भूदान आंदोलन और ऑप्शन डी है उनको कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाया जाना। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को दिन ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आंदोलन की शुरुआत के एक दिन जस्ट बाद हुआ था ये घटना, 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में जो है प्रस्ताव पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, उन्होंने गुप्त रूप से संगठित होकर जनता को निर्देश दिए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के नाम प्रमुख है। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जयप्रकाश नारायण का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जगमगा उठा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन यानी कि असर्शन है
और दूसरा कारण है यानी कि रीजन है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा, और कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। आपको बताना है कि उपरोक्त दोनों में से कौन सही है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें जो कथन 1 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया यानी कि उससे अलग रहा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वह इस कारण से भाग नहीं लिया कि इससे स्वतंत्रता में देर होगी, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ये सत्य है परंतु आर्य असत्य है। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1943। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, कि गठन का निर्णय लिया गया था। आजाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक शामिल किए गए थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया था। तो यहाँ प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो मार्च 1942 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इतिहास पर आधारित, आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित इन प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से जो व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है, इनको सॉल्व करते समय उससे काफी आपको लाभ होगा। इस एपिसोड से आपसे चाहूंगा इजाजत लेने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड से अब चाहूंगा इजाजत। कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस व्याख्या के माध्यम से जो प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं आज के इस एपिसोड में, इससे आपको काफी लाभ होगा और आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें आप ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करने में अच्छा फील करेंगे। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले टारगेट विद नीतीश को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जो है टारगेट विद नीतीश की पहुंच को बढ़ाइए। इस एपिसोड से आपसे चाहूंगा इजाजत। कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।